नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। 84 मेंबर्स की इस टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें सीनियर्स का एहतराम नजर आता है, युवाओं की मेहनत की इज्जत दिखती है, हर वर्ग की नुमाइंदगी दिखती है। इसमें पार्टी के जिंदा लोकतंत्र की तस्वीर नजर आती है, रूठों को मनाने का जज्बा दिखता है, नई उम्मीद नए जज्बे के साथ आने वाले कल के नतीजों की फिक्र भी दिखाई देती है। जिस तरह से इन 84 मेंबर्स में तमाम लोगों का चयन किया गया है, तो कांग्रेस की जो ये नई टीम है, इसमें इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें हम आपको ये बताएं कि किस तरह से इसको बांटा गया है अलग अलग हिस्सों में। इसमें 39 परमानेंट मेंबर्स हैं, 32 परमानेंट इनवाइटीज हैं और 13 स्पेशल इनवाइटी इसमें शामिल किए गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी इसमें शामिल किया गया है और इससे एक मैसेज ये दिया गया है कि पार्टी का लोकतंत्र जो है, जिसको लेकर अक्सर विपक्षी दल, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती रही है, वो लोकतंत्र पार्टी में किस तरह से जिंदा है। क्योंकि दूसरी पार्टियों में आपने देखा होगा कि जब कभी कोई जो सर्वश्रेष्ठ नेता है उनके खिलाफ अगर कोई बिगुल फूंकता है तो किस तरह से उसे पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाता है। और ऐसे में शशि थरूर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस CWC में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी है। ये भी आपको बताना जरूरी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, जो तमाम तरह के डिसीजंस जो है वो लेती है और इसीलिए इसमें किसी का भी शामिल होना एक बड़ी बात मानी जाती है। सीनियर्स को सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, इस तरह के सीनियर लीडर्स को इसमें जाहिर सी बात है पहले से थे, इनको जगह मिली है। प्रियंका गांधी को इनमें पहली बार जगह दी गई है, राहुल गांधी इसमें पहले से ही शामिल हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे, सीनियर लीडर्स जो हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनका एहतराम इसमें किया गया है, उनको शामिल किया गया है। तमाम नाराज जो चेहरे थे, जो रूठे थे, उनको मनाने की पूरी कोशिश की गई है। तमाम वर्ग की नुमाइंदगी इसमें की गई है और अगर जातीय समीकरण की हम बात करें तो इसमें 6 OBC, 9 SC और महेंद्रजीत मालवीय जैसे आदिवासी चेहरे को इस नई टीम में जगह दी गई है। पार्टी ने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में दिए गए सुझावों पर मोहर लगाई है, जिसमें कहा गया था कि कमेटी में 50% नेता जो हैं वो 50 साल की उम्र से कम हो। इसमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं की नुमाइंदगी जो है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। इसमें नाराज गुट जो है उसको भी खुश किया गया है। आपको याद होगा कि कांग्रेस नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले जो G23 के जो नेता थे, जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस को, उनमें से 5 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें से आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, वीरप्पा मोइली जैसे वो तमाम बड़े नाम शामिल हैं। कन्हैया कुमार को इसमें जगह दी गई है, सचिन पायलट को जगह दी गई है। और सचिन पायलट को जगह देकर आप ये देखिए कि राजस्थान की जो पूरी राजनीति चल रही थी, जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही थी, उस सबको भी एक तरह से शांत कर दिया है। और जो सचिन पायलट गुट है CWC में, जब से सचिन पायलट की एंट्री हुई है, एक तरह से उसे खामोश कर दिया गया है। और जो एक दूसरे के खिलाफ एक तरह से हमने देखा कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट आमने सामने एक तरह से खड़े थे। हालांकि अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी, लेकिन उसका बीजेपी फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसको लग रहा था कि शायद एक पार्टी जब आपस में इस तरह से आमने सामने खड़ी हो, 2 लीडर जो दिग्गज लीडर हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को सीधे होगा। लेकिन यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ इस तरह से करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने सीनियर लीडर्स को जो नाराज थे उनको खामोश किया, उनको शामिल किया, उन्हें इज्जत दी, युवाओं को इज्जत दी है, उनको उनका भरपूर यहाँ पर जो 50% कहा गया था शुमारी होनी चाहिए, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। महिलाओं को इसमें पूरी तरीके से जगह दी गई है, चाहे सुप्रिया शिनिट की बात करें, अलका लांबा की बात करें, और वो नेता जो सोशल मीडिया पर, युवा चेहरे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, पवन खेड़ा की हम बात करें, उनको किस तरह से इसमें शामिल किया गया है। तो वो तमाम वो नाम हैं जिनको आप शायद
कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो देखना चाहते थे, जिन पर निगाहें लगी हुई थी, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और एक तरह से लंबे वक्त के इंतजार के बाद ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जब ऐलान किया गया तो मानो शायद सब एक तरह से सबको खुश करने की पूरी इसमें कोशिश की गई है और कोशिश कामयाब भी नजर आती है। आने वाले जो चुनाव है, खास तौर पर अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनका भरपूर इसमें ख्याल रखा गया है। तो एक तरफ तो आपको कांग्रेस की तस्वीर नजर आती है, दूसरी तरफ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी आपको आप तक बात पहुंचानी बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, खासतौर पर राजस्थान की हम बात करें, तो आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे को कैसे तमाम कमेटी में से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के पार्टी के लोकतंत्र को लेकर ये कहकर के एक परिवार से चलती है, परिवारवाद का लगातार इल्जाम उसके ऊपर लगता रहा है। आप देखिए कि उस पार्टी की आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पूरी लिस्ट देखिए, उस पर आप गौर करिए, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता, खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की हम बात करें, और राजस्थान के खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगी कैसे वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है और वहीं सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी में परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। इस सब को किस तरह से देखा जाए, आने वाले चुनाव में इससे क्या फायदा होगा कांग्रेस को, और किस तरह से तमाम नेता जो हैं, युवा और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखने वाले, स्टेट से ताल्लुक रखने वाले, उन तमाम लोगों की को जो शुमार किया गया है और टीम को बड़ा जो किया गया है, उससे 2024 और आने वाले स्टेट इलेक्शन में क्या फायदा होने जा रहा है, इस पर हम आज तफसील से चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल जो है, वरिष्ठ मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर सीपी राय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यूं तो तमाम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं उन पर उनकी नजर रहती है, खासतौर पर राजस्थान और हरियाणा की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बारीकी से वो समझते हैं। और एक और हमारे साथ मेहमान प्रमोद पहवा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इंटरनेशनल मामलों के जानकार, वो भी आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोग्राम का आगाज सीपी राय साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो नई वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो लिस्ट आई है, क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश है, नाराज जो है, रूठे जो है, उनको मनाने की कोशिश है, युवाओं को एक तरह का प्रतिनिधित्व देने की इसमें कोशिश है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो साफ है कि ये लिस्ट जो है वो आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मुझसे पूछा। जी 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 सीपी राय जी, आप चलिए, मैं सर से बात करने की कोशिश करूंगी सीपी राय जी से, लेकिन हेमंत जी आपसे मेरा वही सवाल जो मैं सीपी राय जी से पूछ रही थी कि जो लिस्ट है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है आगे आने वाले जो इलेक्शन है, चाहे 2024 के हो या राज्य के जो इलेक्शंस हैं, उन सबको एक तरह से साधने की इसमें पूरी कोशिश है, जिस तरह के नामों की लिस्ट फहरिस्त हमने देखी है? किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को पूरा अधिकार है, जब जो उनकी वो कार्य समिति थी, उन्होंने जब उनको अधिकार दिया है कि वो चुनाव की बजाय सबको नामित कर दे, तो ये तो निश्चित तौर पे खड़गे साहब का विशेषाधिकार है कि वो किसको अपनी टीम में लेना चाहे, किसको ना लेना चाहे। लेकिन कुछ पक्ष आपने इसके रखे, इसके कुछ पक्ष में और रखना चाहूंगा, क्योंकि सारे का सारा जो चीज जो चल रही है, जो कांग्रेस कार्य समिति है बेसिकली। देखिए, मैंने कांग्रेस करीब 23 साल कवर की है एआईसीसी के लेवल पे, और ये पहला अवसर मैं देख रहा हूं कि इसमें लगभग जो पूरी स्थिति है ना, वो पहली बात तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उनको अधिकार दे दिया गया था खड़गे साहब को, तो उस नियुक्ति में 10 महीने कैसे लग गए। कांग्रेस पार्टी की कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना बाकी चीजें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और वो उसके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है, नीति निर्धारक संस्था है कि वो अध्यक्ष को भी हटा सकती है। तो ऐसी महत्वपूर्ण कमेटी, जो खड़गे जी का चुनाव वोटिंग से हुआ,
उसके बावजूद उसको नॉमिनेशन करने में 10 महीने लगे। पहली बात तो ये, आज की जो कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है उसमें कांग्रेस पार्टी को इन चीजों से बचना होगा, और जो भी फैसला लेना है वो तुरंत प्रभाव से, महीने 20 दिन 2 महीने में, 10 महीने इज ए लॉन्ग टाइम। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, इसमें जो भी नाम आए हैं, खासतौर पे जो रेगुलर मेंबर्स हैं पहले 39, उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं है। वही नाम है घिसपिट के जो 24 करोड़ के आसपास घूमते हुए पाए जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर आज के दौर में, इस कम्पिटिटिव दौर में, अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कंपीट क्यों नहीं कर पाती? एक तो उसका वर्क कल्चर ऐसा है, दूसरा है उसमें फ्री फॉर ऑल रहता है। अब मुझे ये बताइए आप, जो कल तक जो आनंद शर्मा टाइप के लोग थे, जो मनीष तिवारी जैसे लोग थे, जो पार्टी की लीडरशिप को ओपनली चैलेंज कर रहे थे, उनको भी ले लिया गया। इसको देखने के दो तरीके, एक तरीका आपने बताया कि सबको तुष्टीकरण करके साथ लेके टीम बना के चलने की बात है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि उनका जो पास्ट रहा है वो कल को फिर इसी तरीके की बातचीत ना शुरू कर दे। एक ये पक्ष कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, क्योंकि अब बहुत क्रूशियल समय, जैसा आपने कहा, अगले साल लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं। रमेश चेन्नीथाला जैसे लोग जो पार्टी में आज से 18 साल पहले परमानेंट इनवाइटीज थे, उनके जो शिष्य हैं, अपने क्या नाम, केसी वेणुगोपाल जैसे लोग, वो तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और केसी जो रमेश चेन्नीथाला है, जो वहां की सबसे बड़े लीडर है केरला के, वो आज भी परमानेंट इनवाइटी है, वो नाराज है। दूसरा गजब देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। अशोक गहलोत साहब, जब खड़गे साहब को चुनाव के लिए लाया गया, अशोक गहलोत को नॉमिनेट किया गया था अध्यक्ष पद के लिए मैडम की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से। आज की अगर वो लिस्ट देखेंगे आप, जो ऐसा आपने कहा 84 नाम, उनमें अशोक गहलोत का भी नाम नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए दावेदार था वो आज मेंबर भी नहीं है शेड्यूल। और ऐसे तमाम मुख्यमंत्री। मुझे ये बताइए, कर्नाटक की जीत किसने दिलाई? सिद्धारमैया ने दिलवाई, डीके शिव कुमार ने दिलवाई। कहां है उनके नाम? छत्तीसगढ़ में नेता कौन है आपका? मुख्यमंत्री कहीं नाम देखा आपने उनका लिस्ट में? जो हारे हुए चन्नी जैसे जो चले हुए कारतूस हैं, जो अपने भी चुनाव नहीं बचा पाए दोनों सीटों पर, उनको आप सीडब्ल्यूसी में ले रहे हो तमाम कारणों से। वो देखिए अध्यक्ष का फैसला है। मेरा काम एज ए जर्नलिस्ट ये है कि जो जो कमियां हैं उनको पॉइंट आउट करो। जो पिछले 5-7 साल से, जब से राहुल जी आए हैं, उनके आसपास जो लोग दिखते हैं, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा, सचिन राव की बात कर रहा हूँ, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पार्टी में कोई खास स्टैंडिंग उस रूप में नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशनली किसी और पे हो, दे आर नॉट द फेसेस। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो परमानेंट, आप मुझे बताइए कि स्टेट्स के अंदर पार्टी कौन चलाता है? पीसीसी प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर। तीन ही तो चीजें हैं ना। सत्ता में है तो सीएम है, विपक्ष में है तो सीएलपी लीडर। कई नाम देखा आपने किसी का इसमें? तो इसमें कई इनबिल्ट प्रॉब्लम है, उनके तकनीकी कारण भी मैं बता दूं बुशरा जी आपको। खड़गे साहब के पास लिमिटेड चॉइसेस थी, नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड, और उसके बाद जो रायपुर के अंदर जो फैसला कर दिया गया कि 50% आरक्षण महिला, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लाइक दैट, उस सब के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में जो आप वर्किंग कमेटी की जब भी आप बात करेंगे, 138 साल पुरानी पार्टी है, इसमें तमाम स्टालवर्ड्स रहते थे, तमाम स्टालवर्ड्स। और आज की आप लिस्ट देखेंगे, इसमें से मैं देख के हैरान था, मैं अभी गिन रहा था जब आपका मैसेज आया, कि इनमें से कितने लोकसभा चुनाव लड़े हुए लोग। राजनीतिक दल का मतलब तो लीडरशिप होता है ना, स्ट्रेटेजी भी होता है, नीति निर्धारण भी होता है, तमाम चीजें होती है। तो यहां भी कहीं ना कहीं जो किचन कोर्ट कैबिनेट है, जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है काम करने का, कि पकड़ो और किसी को बना के लगा दो, तो उसमें आपको टीम तो दिख जाएगी, लेकिन उनमें से इफेक्टिव लोग कितने हैं, ग्रास रूट पर कितने हिट कर सकते हैं, कितनों को ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉल एक्सपीरियंस है, लोगों के बीच में रहने का एक्सपीरियंस है। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रवक्ता होना एक अलग पक्ष है, वो कम्युनिकेशन का पक्ष है, और सीडब्ल्यूसी में होना एक दूसरा पक्ष है। ये मैं कहना चाहूंगा, रोल्स हैव टू बी डिफाइंड इन ए पर्टिकुलर वे फॉर ए नेशनल पार्टी। क्या आपको लगता है हेमंत जी? ओके, मैं आपके पास आ रही हूँ प्रमोद जी। हेमंत जी, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि अगर राजस्थान की पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि इसी तरीके से सचिन पायलट को साधा जा सकता था, कि अशोक गहलोत का नाम ना हो, और वो तो वैसे भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री हैं और अगले चुनाव के लिए दावेदार हैं, तो सचिन पायलट को भी तो किसी तरह से खुश करना था, वो भी लगातार नाराज चल रहे थे, तो इसीलिए उनको सीडब्ल्यूसी में सिर्फ उनको जगह दी गई। या आप छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें, तो वहां पर आपको ये नहीं लग रहा कि भाई जिसको मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है उसको पहले से इंपॉर्टेंस दी गई है, तो दूसरे जो नेता हैं उनको शामिल करके उनको दरअसल खुश किया जाए, ताकि तमाम चीजों को एक साथ देखा जा सके?
सचिन पायलट के मन से पूछ के देखिए कि क्या वो सिर्फ शेड्यूल में लाए जाने से खुश है। कोई भी कांग्रेस का नेता जो स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर जो लीडरशिप को चैलेंज करता है, मुख्यमंत्री के पद पर दावा करता है, वो शेड्यूल में आके खुश है या स्टेट में रह के खुश है? पहली बात तो ये। पिछली बार जब सचिन पायलट को राजस्थान की पूरी तैयारी अध्यक्ष करके बना करके भेजा गया था, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, उसके सारी के सारे मुख्यमंत्री का दावा था। 5 साल तक वो डिप्टी सीएम और ये सारी चीजें अध्यक्ष पद रहे। लेकिन फाइनली जब अभी भी कांग्रेस लीडरशिप की एक कोशिश थी, सोनिया गांधी की, राहुल की, प्रियंका की, कि किसी तरीके से उनको स्टेट में वापस एकोमोडेट किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि एकता का संदेश जाए। तो इस संदेश से देखिए, एक होता है सचिन पायलट को एकोमोडेट करना और एक होता है सचिन पायलट को उसका ड्यू देना। सोनिया गांधी ने इन सबको बुलाया था अभी रिसेंटली पीछे, उसमें क्या हुआ, गहलोत साहब ने कहा मेरे पैर में चोट लगी, मैं आ नहीं पा रहा हूं, तो वो नहीं आए। तो हार करके हाईकमान को क्या करना पड़ा कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सचिन पायलट टू राजस्थान, दे हैड टू एकोमोडेट हिम इन सीडब्ल्यूसी। दैट इज द रियल स्टोरी। सचिन पायलट के मन से पूछिए, वो सीडब्ल्यूसी मेंबर बनने आए थे या मुख्यमंत्री बनने आए थे या स्टेट में काम करने आए थे? दूसरी बात यह है, जो आपने कहा, जो स्टेट के मुख्यमंत्री को महत्व और ना महत्व की बात नहीं है इसमें। सवाल यह है कि जब आप नेशनल लेवल पे पार्टी बैठती है तो आपके मुख्यमंत्री मेन फेस होता है उस स्टेट का, प्लस पीसीसी प्रेसिडेंट या फिर सीएलपी लीडर। ये तीन ही तो नेता होते हैं ना कांग्रेस में। अगर मुख्यमंत्री बताए, सिद्धारमैया भी नहीं है वहां पे, आपने एक का नाम लिया, सिद्धारमैया जी भी नहीं है, डीके शिव कुमार भी नहीं है, अशोक गहलोत भी नहीं है। और ये मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हैज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन एक्सपीरियंस, मास लीडर्स एंड फेसेस ऑफ द पार्टी। मेरा केवल कहने का, देखिए उनकी पार्टी, उनको तय करना है क्या फैसला करना है। एज ए जर्नलिस्ट जो मुझे लगा कि जो इस बार मिसिंग है चीजें, वो मैंने आपके सामने पॉइंट आउट की। जो मेरा तजुर्बा है एआईसीसी कवर करने का, मेरा केवल उतना कहना। प्रमोद जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट को? आपने भी गौर से देखा होगा, जो तमाम नाम इसमें शामिल किए गए हैं, इसमें युवा चेहरे हैं। जैसे एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि युवा 50% होंगे। इसके अलावा SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, तमाम वर्गों को जो है इसमें नुमाइंदगी दी जाएगी। साथ ही ये भी कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसमें हैं ही, और इनफैक्ट जो बागी एक तरह से जिनको कहा जाता था G23, उनके भी 5 लीडर्स को शामिल किया गया है। शशि थरूर को भी शामिल किया गया, जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लड़े थे। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट को? देखिए, मेरा थोड़ा सा नजरिया अलग होता है, और आप ये समझे कि मैं तो राजनीतिक पंडित नहीं हूं, और ये सब राजनीतिक पंडितों की कैलकुलेशन होती है कि वो नेता आएगा, वो नेता जाएगा। मेरा मानना यह है कि आलमी निजाम बदलते हैं, और अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा समझें तो तवील में हिस्ट्री की तरफ जाएं, जहां तक हमारी आज तक की हिस्ट्री है जिसको हम सामने देख पा रहे हैं, तो सबसे पहला निजाम बदला गया था 1400 साढ़े 1400 साल पहले, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को और कुरान को यहाँ लागू किया था। तब उन्होंने एक नया निजाम दिया था जिसे रियासत मदीना कहते हैं, जिसमें उन्होंने महिलाओं को हक दिए थे, बेटियों को इज्जत दी थी। और उस निजाम को फैलते फैलते वो इतना फैल गया कि उस्मानिया सल्तनत तक ने, जो बड़े बड़े पुराने साम्राज्य थे, उनके ऊपर काबिज हो गए। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार आया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आलमी ताकतों ने एक नए निजाम की तरफ शुरुआत की, जिसमें उस्मानिया को तोड़कर और अरेबियन कंट्रीज बना दी गई और अलग अलग हिस्से बन गए। उस निजाम को, वो निजाम चूंकि पूरा नहीं हो पाया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में आए, जिस वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे यहाँ करेंसी नोटों वाली हो गई, कागज की करेंसी हो गई, एक औद्योगिक क्रांति आई। उस औद्योगिक क्रांति के साथ ही हमारा जीवन या हमारा विकास, उसको आप बेहतर कहें या जो भी कहें, वो अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन एक पूरे विश्व में बदलाव आया। उसी बदलाव के साथ राजा महाराजा सल्तनतें खत्म हो गई, और लोकतंत्र, जो ब्रिटिश ने जो लोकतंत्र बनाया था, वेस्टमिनिस्टर पॉलिसीज बनाई थी, वो ज्यादातर देशों में लागू हो गई। उस दौरान में आप अगर याद करें तो उससे पहले तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं होते थे। वो वोटिंग राइट मिले, गुलामी खत्म हुई, गुलाम रखने और इंसानों को खरीदने बेचने की जो सिस्टम बना हुआ था वो सब खत्म हुआ। हम कह सकते हैं कि विकास की तरफ आए। हमारे घोड़े, तांगे, गधों की जगह गाड़ियां दौड़ने लगी, तेल पर हवाई जहाज चलने लगे, तीर, तलवारें और भालों की लड़ाई पीछे हो गई।
हमने बंदूकें बनाई, टैंक बनाए, तोप बनाए। उस निजाम को बदलने का फिर से वक्त आ गया है और ये 2030 और उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी भी संसद और लाल किला दोनों जगह से बार बार इस चीज को रिपीट कर चुके हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही है कि राजनीतिक निजाम भी बदलेंगे। सेंट्रल विस्टा के नाम से एक नया संसद भवन बना जिसमें 1800 या 800 जितनी भी सीटें बनी, उसके पीछे कोई तो सोच रही होगी। और आज हम जिसको बीजेपी मानते हैं, मेरा मानना नहीं है कि ये बीजेपी है, मैं तो यही कहता हूं कि ये नून पार्टी है, क्योंकि मोदी जी बेसिकली वो सब नीतियां लागू कर रहे हैं जिसके विरुद्ध बीजेपी रही थी। और आज अगर राहुल गांधी या खड़गे जी अपनी कैबिनेट और अपनी वर्किंग कमेटी में नए लड़के ला रहे हैं, एक नई जनरेशन को सामने ला रहे हैं, थर्ड लाइन सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है उसको आगे ला रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं मुझे ये लगता है कि वो सब है जो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल से लेकर और 2030 एजेंडा है। और ये हमारा पूरा निजाम भी बदलेगा, हमारी राजनीति भी बदलेगा और हमारी जो बहुराष्ट्रीय बहुदलीय व्यवस्था है, मुझे लगता है कि शायद उसमें भी बदलाव का अंतर आने वाला है। हो सकता है भविष्य में क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएं या मर्ज होना पड़े उनको, या वो समाप्ति की तरफ चले जाएं, या जो वन फैमिली पार्टीज हैं, चाहे वो कश्मीर की हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हों, चाहे वो तेलंगाना की हों, धीरे धीरे इनको भी कहीं ना कहीं मर्ज होके अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ये बदलाव है और इस बदलाव को जो जितनी जल्दी पकड़ लेगा वो आगे बढ़ेगा कांग्रेस ने। और मुझे लगता है, मेरा आशंका है, जो भी कह लें आप, कि बहुत जल्दी आने वाले समय में जो हमारी फर्स्ट लाइन की पार्टीज हैं, फर्स्ट लाइन के लीडरशिप है, ये भी सब पीछे हो जाएंगे। शायद आने वाले जिनको हम बड़े बड़े नेता या मंत्री, पूर्व मंत्री मानते थे, ये कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। ठीक है, सीपी राय साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो नई लिस्ट जो जारी की गई है, इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे पुराने वही नाम है जो लगातार हम देखते रहे हैं, बहुत सारे नए नामों को शुमार इसमें किया गया है। जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां से लोगों को इसमें शामिल किया गया है। वो लोग जिनको हम टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहे हैं, जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं, उनको भी अहम जगह इसमें दी गई है। बहुत सारे लोगों को खुश करने की इसमें कोशिश की गई है। इस पूरे CWC की जो ये नई लिस्ट जो है वो जारी की गई है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसी के इर्द गिर्द इसको पूरा प्लान किया गया है, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके पास एक लिस्ट थी, उसी में से ही उनको चुनना था और उन्होंने उसमें से बेस्ट बेट जो है वो लोगों के सामने रखा है? बुशरा जी, खड़गे साहब को अध्यक्ष बने काफी समय हो गया और तब से हो रहा था कि वर्किंग कमेटी आएगी, और अभी खड़गे साहब की कमेटी भी अभी आनी है। उनके महामंत्री, उनके सेक्रेटरी या बाकी लोग जो चुने जाने हैं वो अभी आने बाकी हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के इतिहास में हमने देखा है, ये कोशिश की गई थी कि कुछ पुराने नेताओं को थोड़ा किनारे कर दिया जाए, बिल्कुल नए लोगों को फ्रंट लाइन में तुरंत ले आया जाए। और हमने हरियाणा का देखा था अंदाजे, लेकिन इस बार आपने देखा कि राहुल जी ने खुद हरियाणा में जो हुड्डा साहब हैं उनको नेतृत्व सौंप दिया कि अब ये हरियाणा के नेतृत्व अब यही करेंगे, और साथ में नौजवान लोगों को भी लगा दिया। तो इस बार जो पूरी कमेटी आई है, ये तो राजनीति में हम लोग जो लंबे अरसे से राजनीति में हम जानते हैं कि नए आदमी का जोश भी जरूरी है, पर पुराने आदमी का अनुभव और होश भी जरूरी है। हम लोग देखते हैं इन चीज़ों को कि बिल्कुल जो नया लड़का है, बिल्कुल नए लोग हैं, वो कई बार उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जो अनुभव के साथ सीखी जाती हैं। इस कमेटी में जो 39 लोग शायद बनाए गए हैं, उनमें वो सारे चेहरे हैं जो कांग्रेस की पहचान है। लेकिन आप जिसको बार बार कह रहे हैं कि उनको खुश करने की कोशिश की गई, जो नाराज थे, मैं उसको खुश करना नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि उनका अधिकार था, वो उसके काबिल थे। वो आनंद शर्मा हो, वो या और जो भी नाम आप किसी का भी ले लीजिए, कन्हैया कुमार से लेकर के और सुप्रिया श्रीनेत तक नौजवान चेहरे और जिनकी शक्ल लोग पहचानते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, हल्का लंबा इख्तियार, इन लोगों को भी रखा गया है। निश्चित तौर पर उन लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है। राजनीति का पॉपुलैरिटी का ही तो काम है।
और वैसे कांग्रेस का इतिहास भाजपा के इतिहास में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने की कोशिश की थी सुब्रमण्यम स्वामी ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, और वो बाहर कर दिए गए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। वो केवल कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र का सो कॉल्ड अपना एक तरीका अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, बहुमत की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सचमुच में लोकतांत्रिक रही है। आजादी की लड़ाई के पहले भी अध्यक्षों के चुनाव हुए थे, और जो चुनाव लड़े वो रहे, और जो हार गए वो भी रहे। मुझे याद है कि सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़े थे, अध्यक्ष पद का बड़ा तनावपूर्ण चुनाव था। लेकिन सोनिया गांधी ने अध्यक्ष होने के बाद जितेंद्र प्रसाद जी को भी अपने साथ रखा। जितेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया तो उनकी पत्नी को टिकट दिया, और फिर जब उनका बेटा नौजवान हो गया तो उसको टिकट भी दिया और उसको केंद्र में मंत्री भी बनाया। तो कांग्रेस पार्टी का सिस्टम रहा, न जाने कितने अध्यक्ष रहे हैं जिनके खिलाफ लोग चुनाव लड़ते रहे। यहाँ पर चुनाव लड़ना या किसी विचार पर अलग तरह के विचार प्रकट करना, वो विरोध करना या नाराजगी नहीं होती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी उसी से पैदा हुई, उसी से चली। पूरी आजादी की लड़ाई के दौर में हमेशा 2-3 धाराएं उस पार्टी में रही, गरम दल, नरम दल, समाजवादी दल, इस तरह से समाजवादी कांग्रेस हुआ करती थी। ये तमाम लोग थे। इस बार जो कमेटी बनी है, ये जो खड़गे साहब और राहुल गांधी और जो लोग भी उसमें बैठे हों, इन सब लोगों ने बहुत सोच समझ के बनाया है। उसमें भविष्य का भी ध्यान रखा है, और इस बात का भी ध्यान रखा है कि जितने अनुभवी लोग हैं, जिनके पास व्यापक 40 साल, 30 साल, 50 साल का अनुभव है, उन लोगों के अनुभव से भी वंचित पार्टी न रह जाए। राजस्थान का आप लोगों ने बार बार जिक्र किया। ऐसा लगता था कि राजस्थान में पार्टी टूट जाएगी। जिसको मैं सुपारी मीडिया कहता हूँ, सुपारी मीडिया को इसी तरह की एक पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहा था, और लगातार ये बताने की कोशिश हो रही थी कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे। भाजपा के अंदर के तबके ये कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सचिन पायलट भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुपचाप शांति से दोनों के बीच में समझौता हो गया। सचिन पायलट मिलजुल के काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी एकजुट होकर के काम कर रही है, और सचिन पायलट भी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने के लिए लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो टीएस सिंहदेव साहब शुरू में लगता था कि वो मुख्यमंत्री होंगे, उनका नाम भी बड़ा था, वरिष्ठ आदमी भी है, बहुत मजबूत भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ करके पिछड़े वर्ग, जो कि कुर्मी समुदाय के हैं, भूपेश बघेल को अध्यक्ष बनाया। शुरू में यह तय हुआ कि 2.5 साल के अंतर में दोनों लोग बने मुख्यमंत्री, लेकिन भूपेश बघेल ने अपनी मेहनत से, अपनी कार्यकुशलता से लीड ले लिया और एक बेहतरीन मुख्यमंत्री वो साबित हुए, और हर जगह उन्होंने विपक्ष को मात दी। अब आप देखिए कि वहाँ टीएस सिंहदेव साहब को भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत शांति के साथ उनके साथ जोड़ दिया, और टीएस सिंहदेव जी ने अभी खुद एक बयान दिया था कि अगला चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कर्नाटक में भी हमने यही देखा, वहां भी ऐसा लग रहा था कि कोई विवाद है, लेकिन वहां कोई विवाद नहीं निकला। हम लोग पहले दिन से जानते थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और उनके साथ उप मुख्यमंत्री बना करके वहां की समस्या का भी समाधान कर दिया गया, और बाकी समाजों का प्रतिनिधित्व भी किया गया। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी रही है, उस लोकतंत्र की झलक, उस लोकतांत्रिक सोच की झलक। यहाँ का विवाद दुश्मनी नहीं होता, यहाँ का विवाद यहाँ की स्वतंत्रता होती है कि आप अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसी आधार पर इन सारे लोगों को जिनको लेकिन सीपी राय जी ये कांग्रेसी है, और उनका हक था कि वो वर्किंग कमेटी में होते, इसलिए वर्किंग कमेटी में वो है। जी, लेकिन सीपी राय जी, वो लोग जो खुलकर पार्टी की मुखालफत कर रहे थे, जो सामने आकर राहुल गांधी के नेतृत्व को एक तरह से चैलेंज कर रहे थे, लगातार वो बाहर आकर अपनी बात को जो है वो रख रहे थे। गुलाम नबी आजाद को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो तो खैर बिल्कुल ही अलग ही हो गए, उन्होंने पार्टी अपनी बना ली, लेकिन उन्हीं के साथ के तमाम नेता हैं जिनको शामिल किया है। तो क्या ये मेक श्योर किया गया कि आइंदा जो स्वर हैं विरोध के वो ना उठें, और अगर आने वाले वक्त में फिर से इस तरह के विरोध के सर उठेंगे नहीं उठेंगे, इसको किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा? क्योंकि अगर अभी उनको शांत कर दिया, माना कि इलेक्शंस आने वाले हैं इसलिए उन्हें शांत कर दिया गया, उन्हें शामिल कर दिया गया, बहुत दिन से हालांकि उनकी नाराजगी की कोई खबरें आ भी नहीं रही थी सरफेस पर, लेकिन फिर भी ये तमाम चीजें भी महत्वपूर्ण हैं। लोग ये भी कह सकते हैं, विपक्षी दल ये भी कह सकते हैं कि आपने एक तरह से डर के उन लोगों को शामिल किया है अपनी पार्टी में, दोबारा से उनको जगह दी गई है। मैं सवाल समझ गया आपका। गुलाम नबी आजाद ने चाहे जितने बयान दिए, क्या किसी ने उनको पार्टी से निकाला? या अन्य भी जिन लोगों ने बयान दिए, जितने बड़े बड़े लोग नाम आप बता रही, क्या उनको किसी ने पार्टी से निकाला?
उनको बयान देने दिया गया। ठीक, आप अपनी बात कहिए, लेकिन पार्टी में काम करते रहिए। जो एक 23 का मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया था और वो अपनी बातें कर रहे थे, उनको लग रहा था कि पार्टी को चलाने के तरीके में कुछ कमी है, वो बात कहने का उनका अधिकार था। उन्होंने कहा, और कहा इसीलिए पार्टी के भीतर सुधार दिखाई पड़ रहा है, पार्टी के निर्णय लेने के तौर तरीके में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है जो 1.5 साल पहले नहीं दिख रहा था। वो उन कहने का ही परिणाम है। गुलाम नबी जी चले गए और जाने के बाद में अब देखिए उनकी स्थिति क्या है। उनके तमाम साथी वहां पर छोड़ करके कश्मीर में वापस आ गए। ज्योतिराज सिंधिया चले गए, लेकिन वहां अकेले खड़े हैं। उनके सारे लोग 1800 गाड़ियों का काफिला ले करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए वापस लौट आए। तो ये स्वाभाविक उनका घर है। ये भी लोग जिन्होंने सवाल उठाए थे, उनके सवालों को भी सुना गया है और वो छोड़ के पार्टी कोई नहीं गया, क्योंकि वो पार्टी में रह के सवाल उठा रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी का तरीका, कांग्रेस पार्टी में हर एक का अधिकार है। इसलिए जब मौका आया तो चूंकि उनकी वरिष्ठता है, उनका काम है, उनका कांग्रेस पार्टी में योगदान है, उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, तो उनका अधिकार बनता था कि उनको वर्किंग कमेटी या अन्य जगहों पर रखा जाए। क्या पता कल को पायलट जी को कल महामंत्री बना दिया जाए। अभी महामंत्रियों की लिस्ट घोषित नहीं हुई है, क्या पता कल को राष्ट्रीय महामंत्री हो जाए और कोई नाम राष्ट्रीय महामंत्री हो जाए। तो अभी इन तरह की परिस्थितियां होती हैं और इसमें जो भी सारे निर्णय हुए हैं, ये कोई न तो डर के हुआ है, न कोई किसी को लालच के लिए हुआ है, और न किसी इसलिए हुआ है कि वो नहीं रहेंगे तो वहां पर क्या चुनाव में क्या होगा। सबकी उपयोगिता देख करके, सबका कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका समर्पण देख करके, कांग्रेस पार्टी में योगदान देख करके, और भविष्य में कांग्रेस पार्टी के लिए कौन कितना उपयोगी हो सकता है, वो देख के निर्णय हुआ है। कांग्रेस पार्टी में 200-400 और ऐसे लोग होंगे जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हो सकते थे, लेकिन उसकी एक सीमा है कि उसमें इतने ही मेंबर हो सकते हैं, कुछ स्पेशल इन्वाइटी हो सकते हैं। अगर ये सीमा त्याग दी जाए और पार्टियों की तरह से, तो हो सकता है कि 200-250 यहाँ पर वर्किंग कमेटी मेंबर बन जाए, तमाम काबिल लोग हैं। लेकिन उस सीमा के अंतर्गत जो संभव था वो निर्णय हुआ और ये सर्वश्रेष्ठ निर्णय हुआ है। इसका परिणाम आने वाले चुनाव में दिखाई पड़ेगा। ओके, हेमंत जी, आप क्या इस बात से एग्री करते हैं? एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, जहां पर राजस्थान की उनका सबसे बड़ा चेहरा, उनको तमाम कमेटियों से अलग कर दिया जाता है, उनको शामिल ही नहीं किया जाता है किसी भी कमेटी में। जी, एक मिनट, एक ऐड कर दूं मैं। जी, पुरानी बात है, इंदिरा जी के खिलाफ एसके पाटिल साहब चुनाव लड़े थे दक्षिण भारत, संभवतः चिकमंगलूर से। एसके पाटिल साहब जो टूट गई थी कांग्रेस, अलग हो गई थी, उसके मेंबर थे, बहुत सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, और इंदिरा जी के खिलाफ बकायदा चुनाव लड़े और बहुत मजबूत चुनाव लड़े। इंदिरा जी वहां से चुनाव वहां जीत गई, और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि फिर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, उसी एसके पाटिल साहब को पार्टी में वापस लाई और उनको केंद्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ये कांग्रेस की परंपरा है, वहां पर कोई दुश्मन नहीं माना जाता। जी, ओके। हेमंत जी, आपसे मैं सवाल पूछ रही थी। एक तो आप सीपी राय साहब को सुन ही रहे होंगे, आपने जो कहा उसके जाहिर सी बात है वो कांग्रेस लीडर हैं, उसके इतर उन्होंने बात की है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं राजस्थान में कि जहां जो अंदरूनी कलह है उसको कांग्रेस पार्टी जो है वो साधने की कोशिश कर रही है। आपने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनने के लिए नहीं आए थे। हो सकता है अभी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया है, डेप्यूटी सीएम तो पहले भी रह चुके हैं। तो इस तरह से उन्हें अलग अलग पदों पर रखकर उनको एक तरह से शांत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया का हश्र भी है कि उनका क्या हश्र है और पार्टी में उनकी क्या अहमियत है और किस तरह से उन्हें देखा जाता है। तो और दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा चेहरा जो है राजस्थान का, उनका वहां पर क्या हश्र किया गया है। रमन सिंह को आप देख लीजिए, रमन सिंह कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, जिन्होंने 15 साल तक उस राज्य को चलाया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो शिवराज सिंह चौहान, और जब प्रधानमंत्री एक मंच पर होते हैं तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री किस तरह से असहज होते हैं कि आई कांटेक्ट भी नहीं हो रहे होते हैं उनके एक दूसरे के। एक तरफ यहाँ, दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी है, जो सारे डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो अपने तमाम नाराज नेताओं को शामिल करती है, रूटों को मनाने का प्रयास करती है, जो नए चेहरे हैं उनको शामिल करती है, जो जोशीले जिनको लोग सुनना चाहते हैं उनको शामिल करती है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये चीजें जो है इनको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है कि उनको, इन नेताओं को यहां साधेंगे, बाकियों को कहीं और बाकियों को कहीं और, क्योंकि अभी आगे आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं
और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें होनी है, 2024 भी दूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी है आजकल की, जो नई नई बीजेपी जिसको कह सकते हैं आप, जो मोदी और अमित शाह ने बुलाई है। इन दोनों का ये मानना है साफ कि चुनाव कहीं भी हो देश में, वोट हमारे नाम से मिलता है। और ये गलतफहमी इनकी हाल ही में हिमाचल में निकली, कर्नाटक में निकली और बहुत जल्दी कुछ और राज्यों में निकलने वाली। और जो राय साहब ने कहा, जो आपने कहा, अगर उसको आप समअप करेंगे तो इसमें एक और पिक्चर निकल के आती है। अभी तक इन्होंने वसुंधरा राजे के साथ जो किया है पिछले 5 साल के अंदर, जिस तरीके से उनको कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया है, और अभी भी जो 2 कमेटी थी, चुनाव प्रबंधन समिति और एक समिति और थी, उन दोनों में उनका नाम नहीं है वसुंधरा का। इसका अर्थ क्या हुआ? मोदी और अमित शाह इस पूरे को टेस्ट कर रहे हैं कि वसुंधरा को साइडलाइन करने से क्या मैसेज जाएगा, वसुंधरा इस फैसले को कैसे लेती है, उनके समर्थक कैसे लेती हैं, और स्टेट के रिएक्शन क्या होते हैं। तो मोदी और अमित शाह की आदत है कि दे कीप टेस्टिंग द वाटर्स बाय डूइंग सच काइंड ऑफ मिसएडवेंचर्स और एडवेंचर्स फॉर दैट मैटर। कांग्रेस पार्टी में उस तरह की ना तो कभी कल्चर रही, और अगर आप 2013 से पहले की भाजपा देखेंगे, जो अटल जी की थी, अडवाणी जी की थी, राजनाथ की थी, गडकरी की थी, वहां पर भी बातचीत होती थी, वहां भी संवाद था, और नाराज का मानना, मनाना, मनोबल, ये सब चलता था। लेकिन वो दौर 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो गया है। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सरकार हो, जो अगर किसी ने चूं भी की तो उसके लिए रास्ता केवल एक ही है, और वो बाहर का रास्ता है। वहां केवल एक पॉलिसी है बीजेपी में आज की तारीख में, पिछले 10 साल से, या तो मैं आप हमारे साथ हो, वरना आप हमारे विरोधी हो। ये कल्चर कांग्रेस पार्टी की ना तो पहले कभी थी और ना आज है, और इसीलिए कांग्रेस कांग्रेस है, पहली बात। दूसरी बात, जो सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की बात है, अशोक गहलोत के बारे में एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अशोक गहलोत कभी भी शत्रुता भाव नहीं पालते थे, और इस केस में थोड़ा सा स्थिति डिफरेंट है। उनका जो पूरा पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे, उन्होंने कभी किसी से इस तरह की शत्रुता नहीं पाली। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को सिर्फ इसलिए कि सचिन पायलट ना बन जाए, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष तक का पद का जो नॉमिनेशन था वो भी ठुकरा दिया, छोड़ दिया उसको, तभी खड़गे साहब बने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ न कुछ इस तरह की चीजें होने लगी हैं। लगातार महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, प्रतिस्पर्धा अपनी जगह, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा सिद्धांतों के साथ। जिस तरीके से सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ मानेसर में आके बैठ गए और कितने दिन तक बैठे रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी का फलूदा हुआ, पूरे देश ने देखा। वो डिप्टी सीएम रहते हुए, पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट होते हुए, और आज उन्हीं उसको सचिन पायलट को अगर आप दिल्ली में सीडब्ल्यूसी में ले रहे हो तो उसके अपने भी मायने हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी के सामने तमाम चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। इतने बड़े परिवार में, इतनी बड़ी संस्था में चुनौतियां होती हैं, लेकिन जिस तरीके से खड़गे साहब ने उसको सेटल करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि वो दिशा ठीक है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे वो अभी आने वाले समय में देखा जाएगा। ये निश्चित है कि आज की तारीख में कांग्रेस और भाजपा का आप तुलना नहीं कर सकते। दोनों की वर्क कल्चर कंप्लीटली अलग है, उनकी इथोस अलग है, विचारधारा अलग है, और एक सूत्री कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, किसी भी कीमत पे सत्ता को हथिया लो। कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी होने के नाते वो सब नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरा केवल यही कहना है। बुशरा, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, में 3 बार नेता विरोधी दल रहे हैं, इनका बहुत लंबा जिंदगी का इतिहास है, और मुख्यमंत्री करने का इनका जब नंबर आया, ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन नाराज नहीं हुए। तो आज खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं और वो लोगों का फैसला कर रहे हैं। वो सिंधिया जी हो, वो जतिन प्रसाद हो, या वो राजेश पायलट हो, इन सबकी उम्र बहुत कम है। इन सब ने राजनीति के लिए करने के लिए, पदों पर पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय है। क्या पता सचिन पायलट कल देश के पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठे हो, और शायद उनको ये समझ में आ गया जो गलती सिंधिया ने की, और वो नहीं समझ पाए कि उनके सामने पूरा नक्शा है, वो महत्वपूर्ण लोग थे पार्टी। ये शायद सचिन पायलट साहब को अच्छी तरह समझ में आ गया, और वो इसीलिए पार्टी के हित में पूरी ताकत से लग के काम कर रहे हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण आदमी रहेंगे। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, अगर आप इस पूरी, जाहिर सी बात है कि आप पूरे डिस्कशन को आप बहुत सुन रहे हैं गौर से, तो अगर हम फिलहाल ये देखते हैं कि एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, जहां पर राहुल गांधी लगातार जिनको कहते हैं कि हमारे दो की सरकार है, यहाँ पर 2 ही लोग हैं जो सिर्फ सारे डिसीजन जो हैं वही लेते हैं, हमारे 2 की वो बात करते हैं अंबानी और अडानी की। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो हर जगह
आप ये देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट उन्हीं को ही डिसीजंस जो हैं वो ही लेते हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और उसमें अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर साथ हैं तो शुरुआत उन्हीं से ही होगी। वो हमेशा राहुल गांधी उनके पीछे ही होंगे, वो आगे लीड करते हुए नजर आएंगे। तमाम इस तरह की तस्वीरें हमें दिखती हुई नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तस्वीर देखते हैं कि जहां पर कैबिनेट मंत्री से लेकर तमाम जो बड़े लीडर्स हैं पार्टी के सीनियर लीडर्स का क्या हाल हुआ है, मुरली मनोहर जोशी से लेकर और तमाम लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर वो तमाम हमारे सामने है। और वो हाथ जोड़कर जो है मंत्री जो है बीजेपी के वो प्रधानमंत्री के सामने खड़े होते हैं, उनके कैमरे के सामने तक कोई नहीं आता है और अगर आ जाए तो फिर उसकी खैर नहीं। ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये दो पार्टियां, दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय जो दल हैं, उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ जिस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा वहां पर किस तरह से तमाम निजाम चल रहा है, और दूसरी तरफ जो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी का ढिंढोरा जो पीटती रही है कि वहां पर बिल्कुल निचले स्तर से आने वाला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक चाय वाला पीएम बन जाता है। वहां पर क्या हो रहा है वो भी सबके सामने है। देखिए, ऐसा है, ये तो वो संस्कार हैं जिन संस्कारों से कोई भी आदमी बड़ा होता है और आगे चलता है। खड़गे जी बिल्कुल सम्माननीय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं और अगर कहा जाए तो पार्टी की सुप्रीम पावर है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस में ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति का कोई डिसीजन वो सबको मान्य हो, सबके ऊपर लागू किया जाए। और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है और कम से कम 2009 के बाद मैं मानता हूं कि बीजेपी धीरे धीरे अपने आखिरी मरहले की तरफ चल पड़ी। और आज हम जिस पार्टी को देखते हैं, मैं तो उसको नून पार्टी ही कह के पुकारता हूं और मैं उसको वही मानता हूं। तो जो संस्कृति या जो संस्कार, जो लोकतांत्रिक, जैसा डॉक्टर राय सर ने कहा, कांग्रेस में पहले से बने हैं, पले हैं, बड़े हैं, वही हमारे को सामने नजर भी आ रहे हैं और वही परंपरा चल रही है। अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी या जो भी आज तथाकथित पार्टी है, अगर ये अपने इस अहंकार और इस अपनी परंपरा और इस संस्कृति को नहीं मानते, अगर ये भी पारिवारिक होते तो यकीनन 2047 तक भी ये शासन कर सकते थे। लेकिन इन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। या कहते हैं कि आदमी का, जो इंसान का खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं होता। हमारे यहाँ भी अहंकार को सबसे बड़ा अपराध माना गया है, पाप माना गया है, तो वो तो सामने आएगा ही। जी बिल्कुल, तो वो सामने आएगा ही। और दो पार्टियों जो नेशनल सबसे बड़ी पार्टियां हैं उसमें किस तरह से चुनाव किए जाते हैं, किस तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटियां उनमें शामिल किया जाता है, वो सब आपके सामने है। और जो पूरी लिस्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो सामने आई है, जाहिर सी बात है उनमें सबको खुश नहीं किया जा सकता है, सबको शामिल किया नहीं जा सकता है, उसको बढ़ाया गया है नंबर्स को, उनमें नए चेहरों को शामिल किया गया है, अल्पसंख्यक चेहरों को जगह दी गई है, कश्मीर से भी जो अल्पसंख्यक चेहरे हैं उनको जगह दी गई है इसमें, SC ST OBC और तमाम जो वर्ग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता है और नाराजगी भी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी एक कोशिश ये जरूर लगती है कि रूठों को मनाया गया है, जो बुजुर्ग हैं उनका एक तरह से एहतराम है, जो युवा हैं उनको एक तरह से इज्जत इसमें दी गई है, तमाम वर्ग की नुमाइंदगी इसमें नजर आती है, ऐसा फिलहाल प्रतीत होता है। और इसमें अलग अलग सबके मत आप हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चर्चा बहुत लंबी खिंच सकती है लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो जाहिर सी बात है कि ये जो CWC की जो फिलहाल लिस्ट जारी की गई है, 84 जो मेंबर्स हैं, उनमें तमाम वर्ग को शामिल करने की कोशिश की गई है। खासतौर पर यह ख्याल रखा गया है कि जो आने वाले इलेक्शन से स्टेट के और 2024 के, उसकी पटकथा किस तरह से लिखी जाए और कामयाबी की इबारत किस तरह से लिखी जाए। तो फिलहाल ये लग रहा है कि जो टीम है मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो कहीं ना कहीं एक तरह से जोश में भरी हुई नजर आ रही है। आपने तमाम ट्वीट्स, तमाम चीजें देखी होंगी और आगे आने वाले जो फैसले होंगे चुनाव को लेकर और जो लिस्ट जारी की जाएगी कैंडिडेट्स की,
उन सबके को सामने आने के बाद ही ये पता चलेगा कि जो CWC के जिन मेंबर्स को शामिल किया गया है, नाराज से कुछ बागी जिनको शामिल किया गया है, उनके आने से क्या कुछ बदला है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।